पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत किताब को पढ़ करके ये प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाया है। प्रीलिम्स के लिए कभी भी आप नोट्स बनाइए तो ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है, मेंस के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो कभी भी आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाइए तो आप डायग्राम का यूज़ करिए। डायग्राम का यूज़ करने से क्या होगा कि आपका जो नोट्स है वो तो पहला खूबसूरत दिखेगा, सेकंड नंबर की आपके पास अगर एग्जाम का 3 महीने बचा है तो आप इतनी मोटी सी किताब को नहीं पढ़ सकते। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं नोट्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए आपको नोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। नोट्स में आप आसानी से 1 to 2 वीक में आराम से अपना रिवीजन करें। जैसे कि यहाँ पे हम नोट्स बनाए हैं राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल, तो कौन कौन हो सकते हैं? संसद के दोनों सदस्य, निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार का नोट्स अगर आप बनाते हैं। चैप्टर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेमवर्क। यहाँ से यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कंपनी का शासन, यहाँ पे कंपनी का शासन, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह का आप क्या करिए, हाईलाइट का यूज करिए, डायग्राम का यूज करिए, आप फ्लो चार्ट का यूज करिए, ताकि आपका नोट्स जो है पढ़ने में आपको आसान। जैसे कि यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1919, तो हस्तांतरित और आरक्षित, तो इसमें दोनों को अलग अलग करके लिखा है। अच्छे तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का नोट्स बनाइए। इससे आपको क्या होगा कि आपका नोट्स जो है वो कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे। जैसे संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग जो है 1934 में एमएन राय पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। ये कब क्या हुआ था? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मांग किया गया था। तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 389, 296 ब्रिटिश भारत के, 93 देशी रियासतों को दी गई थी। तो इस प्रकार का नोट्स अगर आप बनाते हैं, अगर मैपिंग अच्छा होगा तो वो आपके माइंड में भी आराम से याद रहेगा, माइंड में भी इजीली याद रहेगा। अगर आपका ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा होगा, फ्लो चार्ट आपका अच्छा होगा, तो आपके माइंड में बहुत आसानी से याद रहेगा। और आप हाईलाइट का यूज़ करो, यहाँ पे हर एक जगह पे हाईलाइट का यूज़ करो जो इंपॉर्टेंट। जैसे संविधान का प्रवर्तन, संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। तो इस प्रकार आप अलग अलग करके मतलब लिख सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, ये जो है संविधान सभा की आलोचना, संविधान सभा की आलोचना। तो इस प्रकार का अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के डायग्राम को देखने मात्र से ही आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है, किस तरीके से बताना है। जैसे यहाँ पे हो गया अनुच्छेद 394A। चैप्टर 3 की बात करें, संविधान की अवधारणा। तो संविधान की अवधारणा, सबसे पहले संविधान का अर्थ। संविधान का जो अर्थ है, थॉमस होल्स ने पहली बार अवधारणा दिया था, सामाजिक विनियमन, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। मनुष्य के 2 अधिकार हैं। अब देखिए कौन कौन से अधिकार? मनुष्य के 2 जीवन का अधिकार, जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार। तो इस प्रकार आप इसको अलग अलग ग्रुप बना के लिखिए, स्पष्ट लिखिए, और आपके वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और सबसे ज्यादा जो आपको यूज करना है अपने नोट्स में, वो आपको फ्लो चार्ट का यूज करना है, डायग्राम का यूज करना है। इस तरह से आप डायग्राम का अगर आप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नोट्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और आप रिवीजन करने के टाइम पे आप इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ सकते रिवीजन में। तो इतनी मोटी किताब में आपको पॉइंट को ढूंढने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आप नोट्स क्रिएट करते रहते हैं, आप टाइम टू टाइम चैप्टर पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप नोट्स बनाते रहते हैं, तो यहाँ से आपको चीज़ों को देखने में बहुत आसानी होगी। और आप आराम से किसी भी पॉइंट को आप टेक आउट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को आप देख सकते हैं दोबारा। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यूपीएससी के एग्जाम में फ्लो चार्ट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस। अगर आप फ्लो चार्ट्स बना के लिखते हैं तो जो आपके कॉपी चेक करेंगे उनको आसानी से पता चल जाएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, और आप उसके बारे में क्या क्या बताना चाह रहे हैं, क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या क्या आप उसके बारे में डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कनाडा का संविधान, तो कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। तो इस प्रकार जैसे कनाडा का संविधान हो गया, आयरलैंड का संविधान हो गया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो गया, जर्मनी का संविधान हो गया, फ्रांस का संविधान हो गया, दक्षिण अफ्रीका का संविधान हो गया, जापान का संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नम्य का मतलब क्या था? लचीला, और नम्य का मतलब कठोर। तो इस प्रकार के फ्लो चार्ट्स बना के अगर आप ऐसे लिखते हैं, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। ये 2 तरह के होते हैं। तो 2 तरह के कौन कौन? तो कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं आप पढ़ते हैं तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। और आप आराम से एग्जाम से पहले भी अगर आप 15 दिन पहले अगर आप टाइम दे दिए अपने शॉर्ट नोट्स पे, तो आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें 73 एवं 74वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? स्थानीय सरकार को जोड़ा गया। अनुच्छेद 1 के इंडिया जो कि भारत के राज्यों का एक संघ हो, यानी अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान में राज्य का एक संघ की बात किया गया है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये आपको ये सब लिखना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे संविधान की बात करें तो संविधान एक संघीय व्यवस्था और एक एकात्मक व्यवस्था। तो संविधान की सर्वोच्चता, संघीय व्यवस्था में क्या संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीय व्यवस्था है, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवा, एकात्मक व्यवस्था में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस प्रकार की सेवाएं हैं। तो इस प्रकार अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपका नोट्स भी खूबसूरत होगा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा, और आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ऐसे यूज करते हैं क्योंकि केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन बहुत जरूरी है। और रिवीजन के लिए आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। जैसे पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। तो ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने के बाद अनुच्छेद किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 50 में इसकी बात की गई है। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार हमारे। तो मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 to 35 में इसका वर्णन। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 to 35 में बने थे। इसको देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने फॉलो चार्ट के साथ इसको दर्शाया है। जैसे समानता का अधिकार 14 to 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 to 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 to 28 में, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिनियम 29 to 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। तो इस प्रकार अगर आप फॉलो चार्ट्स बनाते हैं तो फॉलो चार्ट्स अगर आपको बनाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इसी और किताब को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब को पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाना उससे कहीं ज्यादा काम जो है, जो आपको रेगुलर करना है। कम से कम 25 पीवाईक्यू आपको रेगुलर लगाना है। 25 पीवाईक्यू आपको रेगुलर करना है। इससे क्या होगा कि आपकी पकड़ बनेगी। जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पीवाईक्यू है ये कहाँ से लिया गया है और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि भारतीय संविधान 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है, तो इसके क्या है? तो समाजवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत है। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी, उदारवादी, इन तीनों से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया।
तो इस प्रकार अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जो मेन पॉइंट है, जैसे सरदार स्वर्ण जयंती समिति के आधार पर चुना गया, वैधानिक नहीं है, लागू भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं, जो मेन पॉइंट है, जैसे मौलिक कर्तव्य 2, जो मेन पॉइंट है, केवल आप मेन पॉइंट को लिखे, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों संस्थाओं और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। तो जो आपका मेन पॉइंट है, बस आप मेन पॉइंट को ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या हस्तक्षेप और हस्तक्षेप, सार्वभौमिक मताधिकार। तो जो आपका मेन पॉइंट है, जैसे पीवाईक्यू में क्या है कि जैसे कि निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट दे सकते हैं, पहले 21 वर्ष होती थी, वर्तमान में 18 वर्ष। ये कब किया गया? ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया। ये पीवाईक्यू, ये जो पीवाईक्यू आप देख रहे हैं, ये पीवाईक्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं कि जो पहले थी 21 वर्ष होती थी वोटिंग का जो राइट्स होता था, ह्यूमन वोटिंग राइट्स जो होता था, वो 21 वर्ष के बाद इसको 18 वर्ष कर दिया। ये कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। अगर हम एकल नागरिकता की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है, भारतीय संविधान संघवाद है, केंद्र राज्य भारतीय नागरिक है तो दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। नागरिकता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ये बहुत वीवीआई हो जाता है। नागरिकता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में प्रावधान है। स्वतंत्र निकाय की बात करें तो स्वतंत्र निकाय को देखिए इस तरीके से आपातकाल प्रावधान की बात करें, प्रावधान को देखिए कितने अच्छे तरीके से फॉलो चार्ट बना के दिखाया था। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, तीनों को अलग अलग तरीके से मैंने दिखाया कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई अवस्था, अनुच्छेद 352। राज्य में आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356, या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल, अनुच्छेद 365। भारत की वित्तीय स्थिरता प्रत्यक्ष संकट में हो, अनुच्छेद 360। इस आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, राज्यपाल सिफारिश करता है। त्रिस्तरीय सरकार की बात करें तो इस प्रकार का डायग्राम बना के आप त्रिस्तरीय सरकार को दिखा सकते हैं, जैसे कि 73 74 संविधान संशोधन। तो 73 जो संविधान संशोधन वो भाग 9 में 11वीं अनुसूची 1992 का 73वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? पंचायतों को जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया? पंचायतों को। तो इस प्रकार के जो होते हैं क्वेश्चन वो पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से भी आपको याद रहेगा। भाग 9 का क्लॉज ए, ये भाग 9 है, ये भाग 9 का क्लॉज ए। तो 12वीं अनुसूची 1992 का 74वां संविधान संशोधन, ये 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान। इसमें शहरी या नगर पालिकाओं को क्या किया गया? शहरी स्थानीय सरकार को जोड़ा गया। तो आर्टिकल 40 में जो है पंचायतों के प्रावधानों की बात करते हैं, 73 एवं 74 दोनों स्थानीय सरकार। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में क्या है? पंचायतों के प्रावधानों की। सहकारी समितियां की बात करें तो 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इसने सहकारी समितियां गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद एक और नया भाग जोड़ा गया 243 जेड ऐसे 243 जेड टी तक इसका क्या है? वर्णन है। संविधान के भाग की बात करें तो संविधान के अलग अलग भाग, जैसे भाग 1 में किसकी चर्चा की गई? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई। भाग 3 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई। भाग 4 के क्लास ए में मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है। भाग 5 में संघ सरकार की बात किया गया। इसके बाद अध्याय 1 कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य सरकारें। भाग 6 में अध्याय 1 साधारण कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्य के उच्च न्यायालय, राज्यपाल की विधायी शक्तियां और अधीनस्थ न्यायालय। तो इस प्रकार भाग 7, भाग 8, भाग 9 का 8 ऐसे इस प्रकार से आप चाहें तो अलग अलग, तो इस प्रकार सारे भाग यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप जब इसको पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप इसको सीक्वेंसली पढ़ सकते हैं कि भाग 10 में किसकी बात की गई? भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात की गई। भाग 11 में किसकी बात की गई? संघ और राज्य के क्षेत्र के बीच समन्वय की बात की गई। लगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगे केवल उसी को लिखना, क्योंकि अगर हम बात करें इसमें तो इसमें अगर आप देखेंगे चैप्टर 3 में तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है भाग, देखिए भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इसमें देखिए कितना दिया गया। तो ये आपको बहुत सारा दिया गया। तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने केवल उसको लिखा। यहाँ पे और भी चीजें दी तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा लिखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको आप नोट्स में बनाइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप बहुत ज्यादा लगभग सारे यहाँ पे दिया गया है। अगर अभी भी आपको नोट्स बनाने को लेकर दिक्कत आ रही है तो आप चाहें तो हमें मैसेज कर नोट्स बनाने का जो तरीका होता है वो कैसे आप बना सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं। जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा।